अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़ियोलॉजी की कंप्लीट गाइडलाइंस। इसमें क्या कुछ डिस्कस करेंगे, इसमें से सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स किस बुक से करने हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और एंड में फिर आपको ये बताऊंगा कि इन सारे टॉपिक्स की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। सबसे पहले शुरू करते हैं हम। सबसे पहला टॉपिक है बेसिक एंड सेल फिजियोलॉजी। ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, इसको आपने करना है सिर्फ फिरदौस का सेल वाले जो चैप्टर है वो करना है। और उसके बाद इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एमसीक्यू, एक होम्योस्टेसिस, इसकी डेफिनेशन, और इसके अलावा सेल ऑर्गेनेलीज में से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइसोसोम और इसके फंक्शंस, और माइटोकॉन्ड्रिया और इसके फंक्शंस। ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट। अब सेकंड नंबर पे आ जाता है ब्लड को हमने कहाँ से करना है। पहले तो हमने इसको पढ़ना है गाइटन से, गाइटन प्लस फिरदौस। कुछ लोग सिर्फ गाइटन करते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन मेरा ज़ाती मशवरा ये है कि आप गाइटन को पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, उसके अलावा उसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें मार्क कर लें। उसके बाद आप पढ़ें फिरदौस। फिर गाइटन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कंसेप्ट बनाना ज़रूरी है, और फिरदौस से उनका कंसेप्ट नहीं बनता है। और फिरदौस में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गाइटन में नहीं लिखी हुई, इसलिए फिरदौस पढ़ने का भी काफ़ी फ़ायदा होता है। गाइटन पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, 2 दफ़ा पढ़ें, 3 दफ़ा पढ़ें, और जो उसमें कुछ डिजीज़ हैं इम्पॉर्टेंट वो आपने वहाँ से मार्क कर लेनी है। और उसके बाद आपने फिरदौस भी लाजमी करनी है इसके लिए, ब्लड के लिए। अब इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक प्लाज्मा प्रोटीन इसमें इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एरिथ्रोपोएसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और फैक्टर्स अफेक्टिंग एरिथ्रोपोएसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है हीमोग्लोबिन। और इसके बाद जो आ जाते हैं बाकी टॉपिक्स, छोड़ने नहीं है, ये मैं आपको बहुत हाई यील्ड टॉपिक्स बता रहा हूँ कि जो पास पेपर्स में बार बार आए हुए हैं। ल्यूकोपोएसिस और डिस्क्राइब टाइप्स एंड फंक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल, ये भी आपने सारा करना है। इसके अलावा मोनोसाइट मैक्रोफेज सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इम्यूनिटी के बाद जो फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो बार बार उस पेपर्स में आया हुआ है। उसके बाद एंड में ब्लड ग्रुप्स ग्रुपिंग कैसे करते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप कॉमन है, कौन से अनकॉमन है, इनकी सारी परसेंटेज भी याद करनी है, एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा ब्लड से रिलेटेड हो गया। अब इसके जो क्लिनिकल्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ इम्पॉर्टेंट। एनीमिया बहुत इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, और इसकी टाइप्स ये तो अक्सर ही पूछी होती हैं पास पेपर्स में। पोलीसाइथीमिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्लॉटिंग एंड ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें आ जाएगा हीमोफीलिया वगैरह और उसकी टाइप्स। और उसके बाद हैज़र्ड्स ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा रीनल शट डाउन हो जाता है तो ये। इसके अलावा ऑरिजिन कंपैटिबिलिटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे एंड में जॉन्डिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारा हमने ब्लड कर लिया। ये मेरा मशवरा है कि डिजीज़ ख़ास तौर पे अच्छी तरह गाइडेंस से याद कर ली जाए तो बहुत बेहतर है। इसके बाद आता है नर्व एंड मसल, ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको हमने कहाँ से करना है, पहले गाइडेंस से करना है प्लस फिरदौस। इसको सिर्फ गाइडेंस से करने तब भी बेस्ट है। गाइडेंस से कम से कम इसको आपने प्रॉफ तक 5-6 मरतबा पढ़ा हो तो इंशाल्लाह आपको याद रहेगा। तो अगर फिर दोस्त के साथ कम्बिनेशन भी बना लें तो भी अच्छा है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स गाइडेंस से कर लें, लीड गाइडेंस से सारा करना है। 5 चैप्टर्स बनते हैं ऑलमोस्ट, तो सारे चैप्टर गाइडेंस से कम 2 दफ़ा रीड करने हैं, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपने गाइडेंस पे हाईलाइट करके वहाँ से याद कर लेने, बाकी फिर दोस्त से करना है। इसमें सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पर डॉक्टर नजीब का लेक्चर भी आप सुन सकते हैं, और उसके साथ साथ आप इसको गाइडेंस से भी करें और फिर दोस्त से भी कर लें। एक्शन पोटेंशियल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा बनाना चाहिए, ये भी डॉक्टर नजीब के लेक्चर सुन सकते हैं। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं लिख देता हूँ, डायग्राम भी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कंपेयर मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ मसल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनका कंपैरिजन भी आ जाता है और इनके अलग-अलग इनका मैकेनिज़्म भी आ जाता है पेपर में। उसके बाद आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक कंट्रैक्शन, इनका डिफरेंस क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद टेटनाइजेशन, ये इम्पोर्टेंट एससीक्यू है। एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग, ये भी इम्पोर्टेंट एससीक्यू है। ये आपने पढ़ना है गाइटेन और फिरदौस से। अब इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी में इसके जो क्लिनिकल मैस्थीनिया ग्रेविस, ये तो तकरीबन हर साल या तो एनुअल में आ जाता है या सप्ली में आ जाता है, और इसके अंदर से वो एमसीक्यूज भी बहुत सारे बन के आ जाते हैं क्लिनिकल की फॉर्म में। मैस्थीनिया ग्रेविस, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, एट्रॉफी, रिगर मोर्टिस और कंट्रैक्चर, ये सारे क्लिनिकल इसके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हार्ट है फर्स्ट पार्ट और दूसरा सर्कुलेशन। इसको आपने कैसे करना है ये मैं आपको गाइडेंस सामने रख के बताता हूँ। पहले तो ये आ जाते हैं हम हार्ट पे। हार्ट के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 9, 10, 11, 12, 13। ये 9 में आपने गाइडेंस से करना है, 9, 10, 11, और 12 चैप्टर छोड़ देना आपने। इसमें वेक्टर्स वगैरह हैं, ये बिल्कुल आपने छोड़ देना। उसके बाद ये 13 चैप्टर है, इसमें डिजीज़ हैं, कार्डिक अरिथमियाज एंड देयर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक इंटरप्रिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हार्ट के बारे में मेरा मशवरा ये है कि आपने सिर्फ़ और सिर्फ ये आपने गाइडेंस से करना है। गाइडेंस में बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फिर दोस्त तो आप इसमें फिर दोस्त करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप गाइडेंस से बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाता है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सर्कुलेशन पे। सर्कुलेशन बहुत लेंथी टॉपिक है, तो इसके तकरीबन कोई 11 चैप्टर्स बनते हैं। इसको आपने कैसे करना है, तो चैप्टर नंबर 14, 15, 16, 17, ये 4 चैप्टर आपने फिर दोस्त से करने हैं। यहाँ से गाइडेंस से बिल्कुल भी नहीं करने, इन पर क्रॉस लगाएं। गाइडेंस से जो आपने करना है वो चैप्टर नंबर 18 करना है, चैप्टर नंबर 19 करना है। उसके अलावा चैप्टर 22, 23 और 24, ये चैप्टर आपने गाइडेंस से करने हैं। उसके अलावा जो चैप्टर नंबर 20 है, इसमें सिर्फ कार्डिक आउटपुट आपने गाइडेंस से करना है। बाकी चैप्टर नंबर 21 में इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ आपने गाइडेंस से करनी है। ये बाकी सारी चीज़ें आपकी फिर दोस्त से कवर हो जाएंगी। चैप्टर 18, 19, 22, 23 और 24, ये सारे गाइडेंस से करने। और इसके अलावा जब जो टॉपिक्स आप ये शुरू वाले फिर दोस्त से पढ़ रहे हैं, तो उसमें अगर आपको कोई टॉपिक क्लियर नहीं हो रहा, किसी कंसेप्ट नहीं बन रहा, तो आप ऐसा करें, फिर दोस्त पढ़ें, उसके बाद वो टॉपिक मिनी गाइडन में सर्च कर लें। मिनी गाइडन से वो टॉपिक रीड करें, वो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास टाइम थोड़ा है, आप गाइडन से बाकी चैप्टर भी नहीं कर सकते, तो शॉक वाला चैप्टर तो लाजमी यहाँ से करें, और कार्डिक फेलियर वाला भी। बाकी चैप्टर आप मिनी गाइडेंस से भी कंसेप्ट बना सकते हैं उसके साथ फिर दोस्त से। लेकिन ये एक बात का प्लान बी है, लेकिन प्लान ए में आपने ये इस तरतीब से करने हैं। ये चैप्टर 18, 19, 22, 23, 24, ये सारे गाइडेंस है, बाकी सारा फिर दोस्त से करना है। अब आ जाते हैं इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की तरफ। ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, इसमें स्कीम ऑफ सर्कुलेशन ये आपने करनी है। सिस्टेमिक ब्लड फ्लो कैसे होता है और दूसरा ब्लड फ्लो कैसे होता है। उसके अलावा जनरेशन ऑफ कार्डिक इम्पल्स एंड इट्स कंडक्शन, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इसमें कार्डिक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी गाइडेंस से डायग्राम बहुत अच्छी तरह करनी है। उसके अलावा डिफाइन, ड्रॉ एंड लेबल नॉर्मल ईसीजी, ये एससीक्यू अक्सर आ जाता है। उसके अलावा ब्लड वेसल, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल एंड देयर फंक्शन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हीमोडायनामिक्स ऑफ ब्लड फ्लो, ये भी इम्पोर्टेंट एससीक्यू है।
इसके अलावा पेरिफेरल रेजिस्टेंस, इट्स रेगुलेशन एंड इफेक्ट ऑन सर्कुलेशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ये कार्डिक आउटपुट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। शॉक, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से MCQs बहुत सारे आते हैं और SCQ भी अक्सर इसमें से SCQ आ जाता है। अब आ जाते हैं इसके क्लिनिकल्स की तरफ। अप्लाइड फिजियोलॉजी, इसमें आपने टॉपिक नंबर 2 जो है ये वाला, इसमें सारे ECG रिकॉर्डिंग्स जो आ रही हैं अब नॉर्मल, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, हार्ट ब्लॉक, ये सारी आपने बहुत अच्छी तरह करनी है और इनको आपने ड्रॉ भी करना आना चाहिए। पेपर में अक्सर ड्रॉ करने के लिए भी SCQ आ जाता है। इसके बाद एडीमा, ये भी इम्पोर्टेंट SCQ है। इसकी कॉजेज़ वगैरह क्या होती हैं और साइन एंड सिम्टम्स, और इफ़ेक्ट्स ऑफ हाइपरटेंशन एंड कार्डिक फेलियर। वेरिकोज वेन, ये आपने एनाटमी में भी किया होगा। एनाटमी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट SCQ है और फिजियोलॉजी के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत ज़्यादा हाई टॉपिक नहीं है और ये आसान टॉपिक है। इसको आपने करना है, आप अगर करना चाहते हैं खाली फिरदौस से भी कर सकते हैं। फिर मेरा मशवरा है कि इसे फिरदौस से करें और इसके अलावा फिरदौस में जो टॉपिक आपको समझ नहीं आता वो गाइडेंस से रीड ले लें। और अगर वैसे दिल करे तो एक दफ़ा गाइडेंस भी पढ़ सकते हैं फिरदौस पढ़ने से पहले। लेकिन जो अगर टाइम बचाना है तो आप फिरदौस पढ़ते जाएं। जिस टॉपिक का आपको कंसेप्ट नहीं बनता वो आप गाइडेंस खोलें, वहाँ से रीड कर लें, या इसमें कुछ टॉपिक्स के डॉक्टर नजीब की वीडियोस भी हैं, आप लेक्चर्स वो आप देख सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो आपको बताता हूँ। रेस्पिरेटरी एंड नॉन रेस्पिरेटरी फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। इसमें रेस्पिरेटरी और नॉन रेस्पिरेटरी मसल्स भी इम्पॉर्टेंट है, एक्सेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा फंक्शन ऑफ सरफेक्टेंट कंप्लायंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, SCQ अक्सर आ जाता है। इसका कंसेप्ट भी वैसे ही बड़ी मुश्किल से बनता है, इसके लिए आप डॉक्टर नजीब का लेक्चर देख लें तो बहुत अच्छा कंसेप्ट बन जाएगा। लंग वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट SCQ है, कैपेसिटीज़ और डेड स्पेस। इसके बाद कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एल्विलर एंड एक्सपायर्ड एयर इंपॉर्टेंट है। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप बिटवीन वेंटिलेशन एंड परफ्यूजन, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी बेस पे MCQs भी अक्सर आ जाते हैं। इसके बाद नर्वस एंड केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये इम्पोर्टेंट है SCQ और MCQ के लिहाज से। हाइपॉक्सिया MCQ और SCQ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर इससे हाइपॉक्सिया से SCQ आ जाता है। और साइनोसिस, ये भी इम्पोर्टेंट SCQ है। इसकी अप्लाइड फिजियोलॉजी देख लेते हैं। अप्लाइड फिजियोलॉजी में ब्रोंकियल अस्थमा इम्पॉर्टेंट है, निमोथोरेक्स, प्लूरल इफ्यूजन एंड निमोनिया। उसके बाद हाइपॉक्सिया, एफिक्सिया, साइनोसिस, डिस्निया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्टिव एंड रिस्ट्रिक्टिव लंग डिसऑर्डर्स, इसका कंसेप्ट बहुत अच्छी तरह क्लियर करना है आपने, क्योंकि इसमें से अक्सर MCQs की फॉर्म में भी पूछा जाता है और SCQ भी अक्सर आ जाता है। उसके बाद आ जाते हैं स्किन एंड बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन, ये एक माइनर टॉपिक है, तो इसको आपने सिर्फ़ और सिर्फ फिरदौस से करना है, फिरदौस से करना है और इसका पास पेपर करना है। इसके अप्लाइड फिजियोलॉजी में भी कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें ज़्यादा फीवर वगैरह आ जाता है तो वो इम्पोर्टेंट वो करना है, ये आपने करना लाजमी है, छोड़ना नहीं है, या आप फिरदौस से कर लें। उसके बाद लास्ट टॉपिक है ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन वेरिड इन्वायरमेंट्स। तो इसमें जो आपने करना है, ये गाइडेंस का चैप्टर नंबर 45 में ये लास्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ है, डीप सी डाइविंग हाइपरबैरिक कंडीशन। इसमें एक्यूट एंड क्रोनिक माउंटेन सिकनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन नार्कोसिस एंड डिकम्प्रेशन सिकनेस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये आप और ऊपर वाली जो चीज़ें हैं ये आपकी प्रीवियस टॉपिक्स में कवर हो जाएंगी। और ये सब करने के बाद आप जब भी कोई एक टॉपिक ख़त्म कर लेते हैं, जैसे आपने ब्लड ख़त्म कर लिए, तो उसके साथ आपने पास्ट पेपर लाजमी करने हैं। पास्ट पेपर के MCQs भी और SCQs भी। MCQs भी अक्सर रिपीट हो जाते हैं और SCQs भी, अगर नो SCQs हैं तो उसमें से
अक्सर तो 4-5 भी रिपीट हो जाते हैं और इससे 1-2 तो लाजमी हो ही जाते हैं रिपीट। तो इसलिए आपने SCQs भी करने हैं, उससे आपको आइडिया होगा कि किस तरह का SCQ बन जाता है। ये मैंने जो आपको अब तक गाइड किया है, ये मैंने आपको वो बताया है कि जो ट्रेंड चल रहा है UHS में लास्ट मैनी ईयर्स से, जो लोग गाइडन के हिसाब से भी पढ़ते हैं और फिर दोस्त के हिसाब से भी। तो बाकी आप अगर इजाफी एक्स्ट्रा बुक्स भी करना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं, जिसमें गेनोंग भी आ जाती है, शेरवुड वगैरह। तो वो सब आपकी अपनी चॉइस है। ये मैंने आपको ये एक नॉर्मल जो शेड्यूल चल रहा है उसके मुताबिक आपको गाइड किया है। अब मैं आपको इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया दे देता हूँ। ये है पुराना सिलेबस है, इसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन जो साल 2020 में जो 20 का जो नया सिलेबस आया है द क्लास 2019 से 20 की, तो उसमें ये चीज़ मिसिंग है। लेकिन इससे आपको इतना आइडिया ज़रूर हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। बेसिक सेल फिजियोलॉजी में 2 MCQ हैं, 1 SCQ है, टोटल 7 नंबर। ब्लड में टोटल 2 SCQ हैं और 9 MCQ हैं, टोटल 19 नंबर बन जाते हैं, 19 मार्क्स। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नर्व एंड मसल भी इसी तरह इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 19 मार्क्स इसके भी। उसके अलावा स्किन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन 4.5 मार्क्स, ये माइनर टॉपिक है। आपने इसको मिस भी नहीं करना, 5 पेपर से लाजमी करना है और फिर दोस्त भी पढ़नी है। CVS ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हाई यील्ड 24 मार्क्स, इसलिए आपने इसको अच्छी तरह करना है और इसमें कम से कम हार्ड तो बहुत अच्छी तरह करना है। अक्सर ऐसे होता है कि दोनों SCQs हार्ड से ही आ जाते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा नहीं भी होता। तो इसलिए आपने सर्कुलेशन को भी इग्नोर नहीं करना और पास पेपर लाजमी करने हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम 12 मार्क्स, ये भी आपने करना है अच्छी तरह। और इसके बाद एंड में ह्यूमन रिस्पॉन्सेज इन वेरिड इन्वायरमेंट्स, ये भी 4.5 मार्क्स, इसको भी आपने फिर दोस्त से करना है और उसके अलावा आपने पास पेपर भी लाजमी करने हैं। उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह क्लियर हो गई होंगी। अगर अभी भी किसी का कोई मसला है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, गाइडेंस पढ़ने का तरीका समझ नहीं आ रहा, तो आप मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं मेरे डॉक्टर जी पेज पे, और इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में भी तरीका पूछ सकते हैं। इस वीडियो पसंद आई है तो अपने फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।